आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आप अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकी 8वां चैप्टर है। इससे पहले 7 चैप्टर को समाप्त हो चुका है। चलिए अगला चैप्टर अनुवांशिकी पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आने वाले अनुवांशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 ईस्वी में बटसन ने किया था। अनुवांशिकी से संबंधित पहला अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। मेंडल के अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ा गुण की जरूरत होती है जो क्रमशः माता पिता से आते हैं। मेंडल के बाद जोहानसन ने बताया कि गुण डीएनए पर पाए जाने वाला जीन होता है। जीन की खोज सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जोहानसन ने किया और जीन शब्द भी जोहानसन ने ही दिया था। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण मटर पौधों के बागान में आसानी से उपलब्ध था। इसका जीवन काल बहुत छोटा 3 से 4 होता है। 3 से 4 माह होता है। मटर के पौधों में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद था। मेंडल ने मटर पौधे के कुछ 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। हर लक्षण के एक प्रभावी गुण तथा एक अप्रभावी गुण था। लक्षण: लंबाई में प्रभावी लंबा, अप्रभावी बौना। बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, अप्रभावी में झुर्रीदार, प्रभावी में गोल था। बीज का रंग प्रभावी में पीला और अप्रभावी में हरा था। पुष्प का रंग प्रभावी में बैंगनी और अप्रभावी में सफ़ेद। पुष्प की स्थिति प्रभावी में अक्षीय पुष्प और अप्रभावी में शीर्षस्थ पुष्प। फली की आकृति फली हुई प्रभावी में और अप्रभावी में सिकुड़ी हुई। फली का रंग प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला था। मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया। एक एकल संकरण और दूसरा द्विसंकरण। एकल संकरण और द्विसंकरण। एकल संकरण क्या है? एकल संकरण जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एकल संकरण कहते हैं। जैसे एक लेना है लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा पौधा में टीटी और बौना पौधा में स्मॉल टीटी। तो टीटी और लंबा पौधा टीटी और बौना पौधा टीटी लेते हैं तो एक टी कैपिटल टी और स्मॉल टी जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी 100% टिल प्लांट बनता है, जिसे ITI और IT होता है। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी हो गया टेल और TI टेल। F2 जेनेटिक्स है। F2 जेनेटिक्स टी में हो गया TI, कैपिटल TI और TTI। फेनोटाइप्स
रेशियो फेनोटाइप बाहरी गुणों के आधार पर 3:1, फेनोटाइप में 3:1, और जीनोटाइप आंतरिक गुणों के आधार पर 1:1, 1:1। मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिया था। प्रभाविता का नियम, पहला दिया था प्रभाविता का नियम। जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे में पौधों की लंबाई, प्रभावी लक्षण लंबाई कैपिटल टी और प्रभावी लक्षण की लंबाई स्मॉल टी। जब टी और टी क्रॉसिंग कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉसिंग कराएं, तो टी आई और कैपिटल टी से स्मॉल टी से क्रॉसिंग कराएं तो टी और कैपिटल टी से स्मॉल क्रॉसिंग कराएं तो टी। इसी तरह से कैपिटल टी से स्मॉल टी कराएं तो कैपिटल टी और आई बना। अच्छा देख लीजिएगा इसको। पृथक्करण का नियम, कारक युग्म बनाते समय आधे आधे पृथक होकर युग्म में चले जाते हैं। इसी प्रकार से लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा पौधा में कैपिटल टी और बौना पौधा में स्मॉल टी। युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। स्वतंत्र अपव्यूहन, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। जिसे में गोला पीला आर हो गया गोल और पीला हो गया बाई। झिंगुरी में स्मॉल आर स्मॉल बाई। जो आर और बाई लेते हैं इसमें स्मॉल आर और बाई लेते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं तो कैपिटल आर और कैपिटल बाई बनता है। कैपिटल बाई गोल पीला बनता है। द्विसंकरण, मेंडल ने द्विसंकरण के लिए 2 लक्षणों को अपनाया। मेंडल ने 2 लक्षणों में भिन्न भिन्न मटर के पौधे पर भी संकरण प्रयोग किए। जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस हरे और झुंगीर बीज वाले पौधे से किया। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संस्करण से केवल पीला रंग वाले गोल बीज के पौधे ही प्राप्त हुए। ये जनक पीढ़ी में गोल और पीला लिए और झुंगीर और हरा लिए। युग्मज कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई और आर लिए स्मॉल आर लिए। तो जब क्रॉसिंग कराएं तो F1 पीढ़ी में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर बना, जो गोल और पीला बना। फिनोटाइप अनुपात जो होता है ना 9:3:3:1, 9:3:3:1। 9 में हो गया गोल और पीले, 3 में गया गोल हरे झुंगीर पीले में
हो गया 3 और झुंगिर हरे में हो गया 1। जीनोटाइप रेशियो 1-2-1, 2-4-2 और 1-2-1। जीनोटाइप रेशियो में 1-2-1, 1-2-1। जीनोटाइप किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। फेनोटाइप जीनोटाइप के आधार पर जीवों में जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं उसे फेनोटाइप कहा जाता है। इसे आँखों से देखा जा सकता है। मानव आनुवांशिकी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता अपने आनुवांशिक गुणों को जीन के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं, मानव आनुवांशिकी कहलाता है। मानव लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं, जिसे माता पिता का योगदान जीन में आधा आधा होता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुणों को हस्तांतरित करता है। मानव के आनुवांशिकी लक्षणों का विश्लेषण करने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने 2 विधियां बताई। एक में मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन, दूसरा में जुड़वा बच्चों का अध्ययन। 1908 ईस्वी में हार्डी एवं भिनवर्ग ने तीसरी विधि बताई जो पूरे जन समुदाय में आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण किया। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। एटोसोम में 44 क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम। यह शरीर का निर्माण सहायक होता है। यह मनुष्य के लिंग के निर्धारण के लिए सहायक होता है। से मेल में 44 + XY, मेल में 44 + X, फीमेल में 44 + XX से क्रॉसिंग कराते हैं तो 22 + X 22 + Y, और फीमेल में 22 + X 22 + Y। जब क्रॉसिंग कराते हैं तो 44 XX और 44 XX यहाँ से, उसके बाद 44 XY और यहाँ से 44 XY, उसके बाद 44 X और 22 X मिलकर 44 XY का निर्माण होता है, जिसमें इसमें फीमेल बनता है, इसमें मेल बनता है। मेल के स्पर्म शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल में ओवम अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। बच्चों में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। पूर्व संरचनावाद इस सिद्धांत के अनुसार जनन के लिए अंडा, ओवम एवं शुक्राणु स्पर्म में पदार्थों का आदान प्रदान अथवा उसका संयोग होना आवश्यक नहीं है। अर्ज्य न्यायवाद यह सिद्धांत वोल्फ ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण के एक समान ऊतक से वयस्क अंग का निर्माण होता है। अर्ज्य न्यायवाद के सिद्धांत ने पूर्व रचनावाद के सिद्धांत की परिकल्पना को पूरी तरह समाप्त कर दिया। जैविक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन के कारण होता है। डार्विन ने यह सिद्धांत अपनी समुद्री यात्रा के दौरान किया था। चार्ल्स डार्विन HMS बीगन नामक जहाज से गैलापागोस द्वीप समूह यात्रा की थी।
जाति का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक डार्विन थे। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीज का विकास सिद्धांत डार्विन ने दिया था। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की गहराई से प्राप्त हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि जीव हजारों साल पहले विलुप्त हो गया था। मेंडल ने ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में 7 वर्षों तक 1856 से 1863 उद्यान के मटर पौधे पर संकरण के विभिन्न प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। विल्हेम जोहानसेन ने वर्ष 1909 में कारकों को जीन कहा जो वंशागत की इकाई होती है। वर्ष 1900 में 3 वैज्ञानिक सेर मैक कॉरेंस एवं हुयोग डी ब्रिज ने पुनः मेंडल के नियम को खोज किया। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।